नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरुआत बड़ी खबर से, सियासी गलियारे से खबर है। सुशील मोदी के बाद अब नामांकन एक और किया गया है राज्यसभा के लिए। निर्दलीय प्रत्याशी ने नामांकन किया है सुशील मोदी के खिलाफ और श्याम नंदन प्रसाद नाम है इनका, जिन्होंने राज्यसभा के लिए नामांकन किया है। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया है। 10 विधायकों के समर्थन वाला पत्र नहीं जमा किया। प्रस्तावक नहीं देने पर उम्मीदवारी रद्द हो सकती है। कल नामांकन पत्र की स्क्रूटनी होगी। जाहिर है जो प्रस्तावक नहीं देने पर उम्मीदवारी रद्द हो सकती है। ऐसे में आज आखिरी तारीख है नामांकन की और सिर्फ एक निर्दलीय उम्मीदवार ने नामांकन किया है। रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, श्याम नंदन प्रसाद है कौन? और सवाल ये कि बिना प्रस्तावक के नामांकन इन्होंने दाखिल किया, शायद इन्हें भी पता होगा कि नामांकन इनका रद्द हो जाएगा। जी बिल्कुल सुमित, देखिए श्याम प्रसाद जो है, श्याम नंदन प्रसाद, वो उनका परिचय यही है कि वो एक पेशे से इंजीनियर हैं और 2014 में वो निर्दलीय पटना साहिब से लोकसभा का चुनाव भी वो लड़ चुके हैं। तो पहले चुनाव का कह सकते हैं कि वो पहले लड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे कमिश्नरी ऑफिस में जाकर के उन्होंने राज्यसभा के उपचुनाव के लिए नामांकन किया तो राजनीति हलकों में उथल-पुथल मच गई है। लेकिन बाद में जब सारी बातें निकल करके सामने आई, जब उन्होंने नामांकन एक सेट में भरा तो कमिश्नर जो निर्वाची पदाधिकारी हैं उन्होंने पूछा कि जो प्रस्तावक 10 विधायक होते हैं उनका समर्थन कहाँ है। उनका कहना था कि महागठबंधन से हमारी बातचीत चल रही है और 3 बजे तक जो समर्थन की जो लिस्ट है वो भी सौंप दी जाएगी। और आज अंतिम तारीख थी, अंतिम 3 बजे तक का समय था, लेकिन उन्होंने अपना प्रस्तावक 10 विधायकों का नहीं सौंपा। और ये कल स्क्रूटनी होगी 11 बजे से और 11 बजे के स्क्रूटनी के बाद सारा फैसला लिया जाएगा। लेकिन अब उन्होंने ये मान सकते हैं कि इससे सुशील मोदी के नामांकन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि व्यवस्था ये थी कि अगर कोई भी नामांकन अगर होता है तो फिर 14 तारीख को यहाँ पे वोटिंग कराई जाएगी। लेकिन चूंकि प्रस्तावक नहीं 3 बजे तक सौंप पाए हैं, इसलिए माना जा सकता है कि उनका जो नामांकन है वो उम्मीदवारी जो है वो रद्द हो जाएगी। जी, यानी सुशील मोदी निर्विरोध ही चुने जाएंगे, हम ये मानकर चलें? जी बिल्कुल। और लगातार कयास ये लगाए जा रहे थे कि जिस ढंग से आरजेडी ने भी कहा था कि उम्मीदवार देंगे, या फिर चिराग पासवान की जो माता जी है उनके बारे में कही जा रही थी कि अगर खड़े होते हैं तो। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया रवि। तो एक निर्दलीय उम्मीदवार ने नामांकन जरूर दाखिल किया है, लेकिन प्रस्तावक नहीं है, इस लिहाज से नामांकन रद्द माना जाएगा और निर्विरोध ही सुशील मोदी चुने जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जेडीयू ने सुशील मोदी के निर्वाचन की संभावना पर कहा कि वे योग्य व्यक्ति हैं। सुशील मोदी की जीत से एनडीए का उत्साह बढ़ेगा। उनका राज्यसभा का सदस्य चुना जाना एनडीए के लिए, जेडीयू के लिए संतोषजनक है, उत्साहवर्धक है। और हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि वो सिर्फ सांसद बन के नहीं, हमारी इच्छा और अपेक्षा है कि वो केंद्र सरकार में कोई भारी भरकम मंत्रालय का भार संभाल करके बिहार के और देश और समाज की सेवा करेंगे। ऐसी हम इच्छा और अपेक्षा रखते हैं। बीजेपी प्रवक्ता संजय मयूख ने राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर महागठबंधन पर निशाना साधा है। संजय मयूख ने कहा कि जब मीसा भारती को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया था तब अनुसूचित जाति को आरजेडी भूल गई थी, लेकिन अभी जब उम्मीदवार बनाने थे तब अनुसूचित जाति के नाम पर उम्मीदवार ढूंढा जा रहा था। आज सब कुछ साफ हो गया है और जिस तरह से इन्होंने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू की थी, क्यों नहीं बड़ी बहन मीसा भारती जी के चुनाव के समय किसी अनुसूचित जाति वर्ग के भाई का नाम लिया था आपने, उस दिन तो घर परिवार का नाम लिया था। आज जब बलि का बकरा बनाना है, जब अंक गणित आपके पास है नहीं, तो किसी अनुसूचित जाति के भाई का नाम याद आता है। ये सब झूठे दिवा स्वप्न को कभी न देखा करें, क्योंकि बिहार की जनता ने एक जनादेश दिया है और वह जनादेश एनडीए के प्रति है। पूर्णिया में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के प्रदेश कार्यालय पर ईडी की छापेमारी चल रही है। सुबह से ईडी के अधिकारी ऑफिस में जांच पड़ताल कर रहे हैं। इसके अलावा दरभंगा में भी फ्रंट के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। अधिकारियों ने कई लोगों से पूछताछ भी की है। पूर्णिया में सुबह से ही ईडी की छापामारी चल रही है।
ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का ऑफिस है। आप देख सकते हैं ये सहायक खजांची थाना इलाके के राजाबाड़ी में मौजूद है और इसी में आज सुबह 7:30 बजे से ईडी की छापामारी चल रही है। बाहर से ईडी की टीम आई हुई है और स्थानीय खजांची हाट थाना और सहायक खजांची हाट थाना की पुलिस भी यहाँ मौके पर मौजूद है। सुबह से ही छापामारी चल रही है। अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ पुलिसकर्मी मौजूद हैं और ये गेट लगा हुआ है। इस गेट के अंदर किसी की एंट्री पर बैन लगा हुआ है। अंदर में ईडी के अधिकारी हैं और सुबह से ही छापामारी कर रहे हैं। आखिर छापामारी में क्या मामला सामने आ रहा है ये अभी देखना बाकी है। कितने बजे से चल रही है छापामारी? 8 साढ़े 7 बजे। कितने लोग गए हुए हैं अंदर? ये पता नहीं है। अंदर जांच चल रही है। अंदर में जांच में क्या निकल के आता है ये तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल ईडी की टीम अंदर छापामारी कर रही है, जांच कर रही है। कुछ लोगों को बाहर से भी बुलाया गया है और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर छपरा से, जहां मुफस्सिल थाना के बिंदोलिया के पास बेलगाम ट्रक ने एक महिला को कुचल दिया, जिससे उसके मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर ट्रक में आग लगा दी। बीच सड़क पर ट्रक धू-धू कर जल उठा। लोगों में आक्रोश इस कदर था कि फायर ब्रिगेड की टीम को भी रोक दिया गया। मृतक महिला की शिनाख्त बसजीला गांव की रहने वाली कविता देवी के रूप में की गई है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो महिला गर्भवती थी। पटना के व्यस्ततम इलाकों में से एक आर ब्लॉक पुल के पास एक बड़ा हादसा हुआ है। आर ब्लॉक पुल से एक युवती ने छलांग लगा दी, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लड़की के शव को अपने कब्जे में लिया। वहीं मौके पर पहुंचे लड़की के पिता का कहना है कि उनके घर में चोरी हुई थी, जिसके बाद लड़की काफी दुखी थी। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। लड़की ने ऑफसेट में यहीं रहते हो। अपसेट थी वो। इसको छोड़ करके हम लोग गए थे। हाँ। जहाँ भाई तुम रहना। आई अपना खाना पीना रात में खा के अपने फुआ के यहाँ चली आई। तो चली आई तो इसको हुआ कि मैंने हमारे चलते ही चोरी हुआ। नहीं अगर हम रहते घर में रहते तो मैंने नहीं होता। हम फुआ के यहाँ दिखा रहे। उसी से अपसेट थी। उसी को अपसेट में हो सकता है। सूचना मिली थी कि एक बच्ची जो है वो आरोपी जो है वहाँ पे 24 नंबर पोस्ट के सामने उसी से ऊपर कूद गई है नीचे और जख्मी है। तो हम लोग वहाँ गए थे सूचना पे, तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। सिवान डीएम ऑफिस में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कुछ महिलाओं ने अपने ऊपर किरासन तेल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की। दरअसल ये महिलाएं बढ़हरिया थाना क्षेत्र के पुरैना की रहने वाली हैं। इनके घर का लड़का अभिषेक 25 जुलाई से लापता है और पुलिस उस पर कुछ कार्रवाई नहीं कर रही। परिजन थाने का चक्कर लगाकर थक गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। परिजनों ने आज तंग आकर आत्मदाह की कोशिश की। यहाँ पे मिले 4 महीने से मिलने के लिए आओ तो किसी मिलने का कोई नाम नहीं ले रहा है। जब हम मिलेंगे मिलो तो बोल रहे हैं जो इंक्वायरी चलेगा। कब तक इंक्वायरी चलेगा? 4 महीना कम नहीं होता है। 4 महीने में अगर एसपी साहब डीएसपी साहब चाह देते तो हमारे लड़का घर पे होता, लेकिन कोई अरेस्ट नहीं कर रहा है। जो लड़का लेकर के गए फ्री में घूम रहा है, देख कर हंस रहे हैं। पहले बोल रहा था पहले तुम बोलिए तो तुम्हारे लड़के को दिला देते। क्या सबूत चाहिए बोले ना, हम सबूत देते हैं किसी को। 4.5 महीने से लड़का मेरा लापता है। 25 जुलाई का अपहरण किया है। 3 ठो लड़का ले जाकर द्वार पर से। इन लोग से बोल रहे हैं तो इन लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। बोल रहे हैं नहीं सुनाई दे रहा है। बोल रहे हैं जी एसपी साहब बोले करेंगे, नहीं तो डीएसपी साहब करेंगे। थाना पर जा बोल रहे हैं जी उन लोग ऊपर से आदेश आएगा तब ना हम कुछ करेंगे। इन लोग है तो तमाशा बना कर रखे। खबर शेखपुरा से, शेखपुर सराय के कबीरपुर गांव में विकास कुमार नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही है। विकास की हत्या तब की गई जब वो अपने एक साथी के साथ गांव लौट रहा था। रास्ते में घात लगाकर बैठे अपराधियों ने गोली मारकर विकास की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि कुछ सालों से 2 परिवारों के बीच जमीन विवाद चल रहा है और अब तक जमीन विवाद में 3 लोगों की हत्या हो चुकी है। मृतक के परिजनों ने गांव के ही कई लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस अभी कुछ भी बोलने से बच रही है। पुरानी रंजिश के कारण मेरे भतीजा को मारा। नीरज यादव, आलोक यादव, धीरज यादव, विकास यादव, दयानंद यादव वगैरह 10-12 आदमी था। कोरोना की वजह से पटना में 16 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि राजीव नगर के घर में सिर्फ एक मरीज पॉजिटिव मिलता है और घर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाता है, जबकि पटना में रोज करीब 240 के आसपास मरीज पॉजिटिव मिल रहे हैं और अब भी जिले में 2000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं।
ऐसे में अगर एक मरीज पर ही कंटेनमेंट जोन घोषित होता है तो फिर अब तक राजधानी में 16 कंटेनमेंट जोन ही क्यों? पटना के राजीव नगर से न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार की रिपोर्ट। बिहार में लगातार कोरोना का कहर जारी है। ऐसे में जो कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा रहा है उसको लेकर अब क्षेत्रफल की लंबाई कम की जा रही है। हम इस वक्त राजीव नगर के रोड नंबर 3 में हैं और आपको तस्वीर दिखा पा रहे हैं कि देखिए इस इलाके में नहीं बल्कि इस घर में एक कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जिसके बाद यहां पर बांस बल्ले लगाए गए थे राजीव नगर थाने के द्वारा। यानी सिविल सर्जन के द्वारा जो लिस्ट मिला एसडीएम को, एसडीएम ने फॉरवर्ड कर दिया राजीव नगर थाने को। राजीव नगर थाने की पुलिस आती है और यहां पर बांस बल्ले लगाती है। पूरी बात बताइए कि आप पॉजिटिव कब हुए थे और बांस बल्ला कब लगा? पॉजिटिव हमसे 16 तारीख को दिए थे हम टेस्ट, तो 19 तारीख को आया हमको पॉजिटिव। मैंने रिपोर्ट 18 को मिला पॉजिटिव का, तो उसके बाद फिर हम दिए 28 को दिए, 13 दिन बाद हम सैंपल दिए, तो उसके बाद से तो हमको निगेटिव हो जाना चाहिए, 2 दिन में रिपोर्ट आना चाहिए था, नहीं आया। और उसके बाद फिर आकर के ये लगा कंटेनमेंट जोन बना। यानी आप पॉजिटिव हुए 16 तारीख को? हाँ। अच्छा। ये हम निगेटिव तो हो चुके थे, समझिए रिपोर्ट निगेटिव हुए 28-29 तारीख सेम डेज रिपोर्ट आता तो हम तो निगेटिव थे। और सिंपल प्रॉब्लम, ना कोई वैसा प्रॉब्लम समस्या था कुछ, लेकिन फिर भी कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। तो यानी आप 14 दिन बाद आपके यहाँ पुलिस पहुँचती है और बांस बल्ला लगा? हाँ जी हाँ। क्या कहती है? कि आपको ऑर्डर आदेश आया हम लोग का कंटेनमेंट जोन, इसको बैरिकेडिंग करना है घर को। अब बांस बल्ला खोलने के लिए इन्फॉर्म किया? इन्फॉर्म किए, हम कंप्लेंट किए हैं, बोले कि जो ड्यूटी में आएंगे उनसे बोलिए खोल लेंगे। बिल्कुल, ये कोरोना मरीज रह चुके थे और अब नेगेटिव हो गए हैं। हैरानी की बात यह है कि जब ये नेगेटिव होने वाले थे, जब इन्होंने दोबारा सैंपल टेस्ट कराया है, तब जाकर राजीव नगर की पुलिस पहुंचती है और यहां पर बांस बल्ले लगाती है। लेकिन ये कंटेनमेंट जोन तब घोषित होता है जब ये नेगेटिव हो जाते हैं। जाहिर है सवाल कई हैं कि आखिर रोजाना जब पटना जिले में तकरीबन 240 मरीज पॉजिटिव मिल रहे हैं, तो फिर एक घर में अगर एक पॉजिटिव मरीज मिल रहा है तो वह घर जो है कंटेनमेंट जोन कैसे घोषित हो जाता है? कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। आगे बढ़ते हैं। ये ऐसे हुनरमंद इंसान की कहानी है जो कभी सालों सीएम आवास में रहकर मुख्यमंत्री के कपड़े सिला करता था, लेकिन वही इंसान आज फुटपाथ पर जिंदगी गुजारने को मजबूर है। देखिए रिपोर्ट। आंखों पर चश्मा चढ़ाए यूनुस आलम के पैर सिलाई मशीन के पैडल पर तेजी से चल रहे हैं। पटना में सचिवालय के ठीक सामने फुटपाथ पर उनकी सिलाई मशीन दिन भर खटखट करती रहती है। कोई कुर्ते की फरमाइश लेकर पहुंचता है तो किसी को फिटिंग शर्ट चाहिए होता है। वो अपने हुनर से हर किसी को खुश कर देते हैं। एक समय था जब यूनुस की सिलाई मशीन तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के लिए कपड़े सिला करती थी, लेकिन वक्त ने आज उन्हें फुटपाथ पर ला छोड़ा है। आन जान हो रहा, मगर हम बाबूजी के जगह नहीं छोड़े। बाबूजी के पीछे रह गए, लोग निकाल भी दिए, हम उनके पीछे रहे, लेकिन अभी भी जो है ना उनके शरण से बहुत हमको खुशी मिलती है। कम देखने के लिए जाते हैं, उसको प्रणाम को छू को करते हैं। कर्पूरी ठाकुर के लिए सिले उनके कपड़े आज भी पटना के कर्पूरी संग्रहालय की शोभा बढ़ा रहे हैं, जिसे देखकर यूनुस आलम खुशी से फूले नहीं समाते हैं। इनकी सादगी और ईमानदारी को मैंने स्वयं शुरू से देखा है, इसका कोई मिसाल नहीं है। और इनकी सादगी और ईमानदारी के चलते ही जननायक जी इनको बहुत मानते थे। कर्पूरी ठाकुर के नाम पर राजनीति तो बहुतों ने की, बड़े बड़े नेता भी बने, लेकिन एक नज़र किसी ने आज तक मोहम्मद यूनुस के सामने नहीं फेरी। आज ज़रूरत इस बात की है कि मोहम्मद यूनुस को कोई मदद पहुंचाई जाए और फुटपाथ पे जीने वाली ज़िंदगी से ये निजात पा सके। न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि ऐसे लोगों की मदद के लिए आगे आएँ और इनकी मदद करें। तो कर्पूरी ठाकुर के रिश्तेदार यूनुस की मेहनत और खुददारी की कहानी सुनाते आज भी नहीं थकते। रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। खगड़िया में कोसी नदी की उग्रधारा एक बार फिर गांव का नामो निशान मिटाने पर तुली हुई है। कई एकड़ खेत नदी में समा चुके हैं तो दर्जनों घरों का अस्तित्व मिट चुका है। कोसी नदी की बौराई धारा खगड़िया के डुमरी गांव का नामो निशान मिटाने में जुटी है। नदी के तट पर हर दिन कटाव है और सैकड़ों एकड़ जमीन नदी की धारा में विलीन होती जा रही है। यही वजह है कि कभी 2000 घरों से आबाद रहने वाले डुमरी गांव में
आज 25 से 30 घर बचे तो कई एकड़ खेत भी नदी में समा चुके हैं। लेकिन हाल में कोसी नदी ने जिस तरह से उग्र रूप अख्तियार किया है, उससे इन बचे कुचे घरों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। सोनवर्षा गांव और डुमरी गांव का घर का ओल्ती समझिए, दोनों का ओल्ती मिला करता था, और 7 बार कटते कटते यह फासला अब लगता है 3 किलोमीटर का हो गया है। मानसून खत्म होने के बाद ठंड के मौसम में एक बार फिर कोसी नदी ने कटाव तेज कर दिया है। ऐसे में डुमरी गांव के बाशिंदे अपने भविष्य को लेकर बेहद चिंतित नजर आते हैं। किसान का जितना खेत था सब कटाव खत्म कर लिया, अब जरा भी उसको नहीं बचा है। जिसको 200 बीघा जमीन था, जिसको 10 बीघा था, उसको अभी 10 धूर बसने के लिए नहीं बचा हुआ है। एक तरफ कोसी नदी उग्र रूप अख्तियार किए हुए है, तो दूसरी ओर डुमरी गांव के ग्रामीणों के सामने अंधकार में भविष्य का साफ साफ नजर आ रहा है। दिग्विजय, न्यूज़ 18 खगड़िया। कटिहार को जल जमाव से मुक्ति दिलाने की पहल शुरू हो गई है। इसके लिए कटिहार नगर निगम नई कार्य योजना पर काम कर रहा है। कटिहार के ये गली मोहल्ले मानसून के दौरान अक्सर पानी में डूब जाते हैं। बारिश का पानी महीनों तक इन गलियों में भरा रहता है और ऐसे में आम लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। मानसून खत्म होने के बाद कटिहार नगर निगम जल जमाव से प्रभावित मोहल्लों की हालत सुधारने के लिए कमर कस चुका है। फिलहाल मोहल्लों से जल निकालने के लिए न सिर्फ रास्ता तैयार किया जा रहा है, बल्कि अतिक्रमण पर भी बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। और जब मैं स्थल निरीक्षण करता हूं तो वो व्यक्ति स्वयं उस नाला पर अपना दुकान या का कंस्ट्रक्शन करके रखा हुआ है। और जब मैं वहां गया और मैं उनसे पूछता हूं कि भाई आप तो खुद अतिक्रमण किए हुए हैं, तो मैं नाला की सफाई कैसे करूंगा। कटिहार वासियों के लिए वाटर लॉगिंग बड़ी समस्या रही है। ऐसे में कटिहार को जल जमाव से मुक्ति दिलाने के लिए नगर निगम की ओर से ठोस पहल करने का दावा किया जा रहा है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। कटिहार के हसनगंज, बारसोई और कदवा प्रखंड के धान के किसान परेशान हैं। इस साल धान के किसानों को एक खास कीट ने तोड़कर रख दिया है। धान कटने के समय कीड़े ने फसल को बर्बाद कर दिया है। किसानों ने अब सरकार से गुहार लगाई। वहीं जिला कृषि पदाधिकारी ने किसानों की समस्या को दूर करने का भरोसा दिया है। धान काट दिया है, धान से वही धान चुन रहे हैं। कैसे, कौन सा कीड़ा काटा? अब कीड़ा है जैसे कि भुआ होता है वैसे कीड़ा है। कितना में धान लगाए थे आप? हम लगाए थे 10 बीघा में। ऑल आर्मी और उनका जहाँ भी सूचना मिल रही है वहाँ वैज्ञानिकों को और पौधा संरक्षण के पदाधिकारी को भेज करके सर्वे करवा रहे हैं। साथ ही साथ उसमें जो रिकमेंडेड इंसेक्टिसाइड है उसका प्रयोग करने के लिए किसान भाइयों को कह रहे हैं। दानापुर रेल मंडल की ओर से किसानों और व्यापारियों की सुविधा के लिए अब उनके घर के पास ही गुड्स शेड की व्यवस्था की जा रही है। इसे लेकर चाकंद रेलवे स्टेशन पर एक नया गुड्स शेड शुरू किया गया है, जिससे किसानों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिल सकेगा। इस गुड्स शेड की लंबाई करीब 727 मीटर है, जिसमें प्लेटफॉर्म पर मालगाड़ी की लोडिंग अनलोडिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। साथ ही मालगाड़ी को यहाँ पर व्यवस्थित करने और लोडिंग अनलोडिंग की भी सुविधाएं मुहैया कराई गई है। यहाँ गुड्स शेड खुलने से गया और जहानाबाद को भी फायदा मिलेगा। और ये गुड शेड खोलने का पर्पस ये है कि गया की जो गुड शेड की जो लोड है उसको डिकंजेस्ट करना, और साथ ही साथ जहानाबाद में भी जो हमारे गुड शेड है वहाँ पे भी जो कई लोड होते हैं, कई मालगाड़ी का आवागमन होता है, वहाँ पे इसको भी एक डिकंजेस्ट करा करके चाकंद में सुविधा दी गई है। चाकंद में देने का एक और कारण ये है कि चाकंद हमारा जो सड़क राजमार्ग है उससे काफी नजदीक है, करीबन 100 मीटर की। एक अच्छी खबर सीतामढ़ी से। जिले के थानों में कोरोना जांच के लिए डॉक्टरों की तैनाती की गई है। अगर कोई वाहन जांच के दौरान बिना मास्क के पकड़ा जाता है तो पहले उसका चालान काटा जा रहा है, फिर थाने में ही कोरोना टेस्ट भी कराया जा रहा है ताकि कोरोना के संक्रमण को रोकने में मदद मिले। जिला प्रशासन की पहल से लापरवाह लोगों में हड़कंप है, जबकि जिलाधिकारी का कहना है कि पहल लोगों के लिए भलाई के लिए है। इसके साथ एक मुहिम लगाई जा रही है कि जो लोग भी मास्क में नहीं हैं और किसी को भी ऐसी आवश्यकता है तो उनका टेस्टिंग की फैसिलिटी भी यहीं दी जा रही, ताकि वैसे लोगों की टेस्टिंग भी की गई ताकि उनको अवेयरनेस हो। हम सभी लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि कृपया आप सब सतर्क रहें, मास्क पहनना, 2 गज दूरी एवं लगातार हाथ की अच्छी से धुलाई ये बहुत आवश्यक है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।